जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको उपरोक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसमें गद्यांश में दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, गद्यांश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि भारतीय समाज बहुभाषिक है। तो भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा वास्तविकता को नज़रअंदाज करने पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं का उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व लिखने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। तो चलिए इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन है इसमें कि सही कथन का पहचान करें। तो सही कथन का इसमें पहचान करना है। तो कौन सा कथन इसमें सही है उसके बारे में बताना है, ये पहचान होगा। इसमें कहा जा रहा है, पहला है कि भारतीय समाज एक लक्ष्य भाषी है। तो भारतीय समाज एक लक्ष्य भाषी है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं। तो भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करती हैं, तो ये भी गलत है इसमें। तीसरा है कि समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, जो कि ये राइट आंसर होगा। समाज के जो बच्चे होते हैं वे बहुभाषिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है। इसमें बताना है कि बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या होता है। तो विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना, ये जो कि बहुभाषिकता का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त करना, ये जो कि बहुभाषिकता का उद्देश्य होता है। इसमें दिया गया है कि बहुभाषिकता में एक ऐसे अधिक भाषाओं का उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा तथा अन्य भाषाओं को सुनने व समझने, बोलने व लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि बच्चों की सृजनात्मकता बाधित होती है, जो कि ये गलत है। बच्चों की सृजनात्मकता बाधित नहीं होती है। बच्चे एकल भाषी होते हैं, तो ये भी गलत है। बच्चे एकल भाषी नहीं, बच्चे बहुभाषी होते हैं। बच्चों में एक समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है, तो जो कि ये गलत है। बच्चे में एक समझ बनाने की क्षमता सीमित नहीं होती है। बच्चों की समझ का विस्तार होता है, जो कि ये वाला राइट होगा कि बच्चों की समझ का विस्तार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों की बहुभाषिकता क्षमता का उपयोग करने से बच्चों की समझ का विस्तार होता है। इसमें बच्चों में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय तथा अन्य भाषाओं को समझने, लिखने तथा पढ़ने की समझ विकसित होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि भाषा के विकास से क्या अभिप्राय होता है। तो इसमें दिया गया है शब्द भंडार का
सीमित होना, जो कि गलत है। शब्द भंडार का सीमित होना है, इस शब्द भंडार सीमित नहीं होता है। बी वाला है कि अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना, जो कि ये राइट होगा कि अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा के विकास से अभिप्राय उसके शब्द भंडार में वृद्धि होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, इसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक है। तो कौन सा अधिक होने की संभावनाएं होती है? तो शब्द चयन, अधिकार और बिंब, जो कि ये गलत है। ज्ञान, शब्द, उदाहरणों का भंडार, तो ये भी गलत है। शब्द चयन, बिंब और विधाएं, तो जो कि ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। शब्द चयन होगा, बिंब होगा और विधाएं होंगी। इसमें कहा जा रहा है कि एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास बिंब, विधाएं, शब्द चयन आदि का भंडार अधिक होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। तो कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय होता है। तो इसमें बताना है, इसमें दिया गया है कि बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति है, जो कि ये गलत है। बच्चों को मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में शिक्षण का अधिगम करवाना। फिर आता है सी है कि त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से अभिप्राय केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना, इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कौन सा शब्द भिन्न है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न है। तो बोलना, सुनना और पढ़ना, जो कि ये पठन कक्षा शिक्षण के अधिगम से संबंधित है, जबकि खुलना ये जो कि शब्द से भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। तो खुलना शब्द से अन्य भिन्न है, जबकि बोलना, सुनना, पढ़ना कक्षा शिक्षण और अधिगम से संबंधित होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें बताना है किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो क्षेत्रीय में ता शब्द लगाकर नया प्रत्यय बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। क्षेत्रीय शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द क्षेत्रीयता लगाया जा सकता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तदित प्रत्यय होता है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण अंत में लगाने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक पद्य दिया गया है, पद्यांश, इसको पढ़ करके आपको सही उत्तर को चयन करना है। तो पद्यांश में कहा जा रहा है, ज्योतिर्मय यह देश हमारा, ध्वल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकारमय पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन। पूर्ण श्लोक यह श्रेय पंथ का कोटि जनगण का प्यारा महिमा, स्मृतियों में जगमग अजर अमर यह चिर चिर सुंदर, जगत वंदय विश्रुत गरिमय, अगणित गुण गाथा से मनहार, यह पुराण नित्य नूतन गतिमय, जीवन रमण सहारा, घोर मूर्छना में स्पंद मन मैं जागृत में कंपित पीड़ामय। तो इसको आप करके पढ़ करके इसके सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। तो किस पंक्तियों में निकलता है कि हमारा जो देश है वे समूचे संसार में वंदनीय है। तो ये निकलता है कोटि कोटि संवत्सर से यह। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कोटि कोटि से संवत्सर से यह, जो कि इसमें हमारे देश समूचे संसार में वंदनीय है। इसमें कहा जा रहा है कि कोटि कोटि संवत्सर से यह पंक्ति से यह भाव निकलता है कि हमारे देश समूचे संसार में वंदनीय है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव क्या है, देश के निर्माण काल का चित्रण, देश के निर्माण काल का चित्रण, जो कि ये केंद्रीय भाव है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही है। इसमें कहा जा रहा है कि देश के निर्माण काल का चित्रण प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके सामने माना है। तो किसके सामने माना है, चलते रहने वाला पथिक, चलते रहने वाले पथिक को माना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को चलते रहने वाला पथिक के सामने समान माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है। तो कवि के अनुसार देश की कौन सी बात जो है मन को हर लेती है। तो यह पूरी श्लोक हर लेती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कवि के अनुसार देश की पूरी श्लोक की बात मन को हर लेती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विस्तृत का अर्थ है। तो विस्तृत का अर्थ क्या होता है। तो विस्तृत का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। विस्तृत का अर्थ प्रसिद्ध होता है। तो विस्तृत का अर्थ प्रसिद्ध होता है, जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है। तो अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या होता है। तो ये संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, संज्ञा होगा। अरुण तिलक में रेखांकित शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान, जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा गुणवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। 2 भाषाओं का सुनना क्या कहलाता है। तो बच्चों के लिए लाभकारी होता है। तो बच्चों के लिए लाभकारी होता है, अगर बच्चे 2 भाषाएं सुनते हैं अपने परिवेश में तो उनके लिए लाभकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दोनों भाषाओं सुनने से बच्चे के लिए लाभकारी होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम का स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसमें बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, ये जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बोलने से पहले साक्षरता सीख लेना सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, जो कि ये सही है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है, तो ये भी सही है। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम कुंजी है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना जो कि सफलता परिणाम की कुंजी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें, तो कौन सी सबसे खराब कक्षा प्रणाली होती है। मैं अपने विद्यालय को गलतियां करने की अनुमति देता हूं, जो कि गलत है। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देता हूं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली है कि मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है। इसमें बताना है कौन सा पठन जो है विशिष्ट कारण नहीं है। तो पाठ्य सामग्री से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, अनुच्छेद का सारांश लिखना, अनुच्छेद में विभिन्न भिन्न विचारों के संबंध यानी कि जुड़वा को साझा करना, समझना या साझा करना, और अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्यों को
पहचान करना, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना। इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना, जो कि पठन का विशिष्ट कारण नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प पठन के विशिष्ट कारण के हेतु संगत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। तो बताना कि कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। तो शब्द अनुक्रमणिका, जो कि ये भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ये नहीं है। जबकि भाषा अंतरण, समूह या संग्रह, संस्कृति प्रघात, ये जो कि तीनों भाषा शिक्षण की अवधारणा है। शब्द अनुक्रमणिका, ये जो कि भाषा शिक्षण का अवधारणा नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि शब्द अनुक्रमणिका भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। इसमें भाषा शिक्षा की जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है कि समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, सुसंगत लेखन का विकास करना, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्षमता का विकास करना, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने योग्यता का विकास करना, ये जो कि सभी भाषा शिक्षा की अवधारणा होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि दूसरी भाषा यानी कि अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि प्रथम भाषा भारतीय है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, प्रथम भाषा भारतीय है इसीलिए आसान होता है। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी भाषा की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि प्रथम भाषा भारतीय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि यह किसने कहा है कि बच्चों में सहजता भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविक कार्यों का विकास। तो इसमें नॉम चोमस्की के द्वारा यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि नॉम चोमस्की का कहना है कि बच्चों में सहजता भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविक कार्यों का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना, जो कि ये शिक्षण के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में सही नहीं है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इन 4 कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना, जो कि ये है। कलाओं और विज्ञान में संबद्धता ये भी है। रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, तो ये भी सही है। सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें कहा जा रहा है कि सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो कि भाषा के कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें ए वाला दिया गया है कि ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उसे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहाँ शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो, ये वे तरीके हैं जिससे पूरी कक्षा गतिविधि संलग्न किया जा सकता है। फिर उसके बाद डी है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है, तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प संगत हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुभवज अधिगम में क्या शामिल नहीं होता है। तो इसमें कला एवं खेल
समावेशित शिक्षण शास्त्र से, ये जो कि शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कला एवं खेल समावेशी शिक्षण शास्त्र अनुभवजन्य अधिगम में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है। तो कौन सी चुनौती है जो कि बच्चों को सहायता देने के लिए संगतपूर्ण नहीं है। तो अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। अधिगम विकलांगता की पहचान जितनी जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए। फिर अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य कर देने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता के देने के संदर्भ में तर्कपूर्ण संगत नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करना है। इसमें कौन सी सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली होती है। तो इसमें जो होता है पाठ्य पुस्तक में अलग क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाता है। अध्यापक को प्रमाणित पाठ्य सामग्री जैसे कुछ समाचार पत्र लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इसमें कक्षा को कुछ अधिक विचार देने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में आए और क्या किया जा सके। फिर डी है कि अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन में इसका डी वाला राइट होगा कि अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भाषा आकलन संबंधित है। तो भाषा आकलन किससे संबंधित है। तो शिक्षार्थी की भाषा प्रबलता का मापन से। तो भाषा आकलन शिक्षार्थी की भाषा प्रबलता के मापन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा आकलन शिक्षार्थी की भाषा प्रबलता का मापन करता है। भाषा कक्षा में आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना तथा छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना व छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों को ज्ञात करना आदि। अतः स्पष्ट है कि भाषा आकलन शिक्षार्थी की भाषा प्रबलता का मापन करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि पाठ्य योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। तो पाठ्य योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो गतिविधियों का क्रम जो कि ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पाठ्य योजना बनाते समय गतिविधियों का क्रम ध्यान में नहीं रखना चाहिए। पाठ्य योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यता व क्षमताओं को जान लेना चाहिए, जो कि सही है। दूसरा है कि पाठ्य योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना चाहिए। चौथा है कि पाठ्य योजना का निर्माण करते समय कक्षा को समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों ने 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का देखे हैं, जो कि ये सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।